हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पार्लियामेंट के बारे में डिटेल के साथ जाना था और हमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी खासी नॉलेज के बारे में उसमें जान लिया था। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, इन तीनों के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में जाना था। और उससे भी पहले वाली क्लास के बारे में बात करें तो हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, और आने वाली क्लास में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो IUPAC नामकरण होता है, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं NCERT वाले। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास की NCERT के सिविक्स के चैप्टर नंबर 1। आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास की NCERT सिविक्स नंबर, जो सिविक्स का बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के पहले MCQ देखेंगे, उसके बाद NCERT वाले क्वेश्चन देखेंगे और NCERT वाले क्वेश्चनों को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि NCERT वाले सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो ही जाएंगे आराम से। ठीक है, एंड उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि 10th एग्जाम आने वाले हैं, 12th एग्जाम भी आने वाले हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। और अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंटों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, NCERT बेस आते हैं। क्या आते हैं, NCERT पर आधारित आते हैं और NCERT उनको सॉल्व करनी ही पड़ती है। तो आप पावर शेयरिंग के 10 MCQ यहाँ पे कराए जाएंगे। पावर शेयरिंग जो टॉपिक है उसके 10 MCQ कराए जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे भी जो NCERT कंप्लीट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी ये NCERT क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं अपन स्टार्ट। तो देखिए आज बात करेंगे हम पावर शेयरिंग के। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, भाई पावर शेयरिंग से रिलेटेड 10 MCQ की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 MCQ की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये जो क्लासें होने वाली हैं वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए, दोनों के लिए होने वाली है। मतलब ये क्लासें बहुत मीडियम में होंगी, इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है, देखिए अगर देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, देखो विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। कि भाई जो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक वलोनिया दिया गया है, ब्रुसेल्स दिया गया है और एक बॉन दिया गया है और एक पेरिस दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है। जब चैप्टर नंबर 10th क्लास में जब चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाया होगा आपके स्कूल में, तो आपको बताया होगा कि भाई बेल्जियम की कैपिटल क्या है, सिंपल ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। ये हमारा फर्स्ट वाला हुआ है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो देखिए सेकंड वाले की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए विच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। कि भाई कौन सा ऐसा सोशल ग्रुप है, कौन सा ऐसा सामाजिक समूह है जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी में है श्रीलंका में। ऐसा कौन सा सामाजिक समूह है जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिखाता है किसमें, श्रीलंका में। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी जनसंख्या के मामले में ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इधर हाँ, एक तो सिंगलीज, जिसको अपन सिंगलीज बोलते हैं, सिंगलाज आता है लिखा हुआ, तो सिंगलीज, श्रीलंकन तमिल्स एंड इधर से इंडियन तमिल्स एंड इधर से मुस्लिम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि भाई सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ें कि कौन सा प्रमुख सामाजिक समूह सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी श्रीलंका की जनसंख्या में। कोई कौन सा ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है श्रीलंका की जनसंख्या में। तो सिंगली हैं, श्रीलंकाई तमिल हैं, भारतीय तमिल हैं या मुसलमान है, बताइए आंसर। तो मिला कुछ आंसर आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंगलाज या सिंगलीज। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंगली। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंगली। तो अब चलते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो ध्यान से देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स इन बेल्जियम हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। बोला गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह बेल्जियम में समूह में सबसे बड़ा है, मतलब बेल्जियम की जनसंख्या में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, बेल्जियम की जनसंख्या में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। तो फिर से देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या है। एक तो यही है वैलून, और एक है फ्लेमिश, जर्मन और नॉन ऑफ द अबव, कि भाई इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भाई कौन सा है, वैलून है, फ्लेमिश है, जर्मन है, या इनमें से कोई नहीं है। बेल्जियम में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है, आंसर दीजिए। मिला कुछ आंसर? तो आंसर आ जाएगा अपना फ्लेमिश। आंसर क्या आ जाएगा आपका, फ्लेमिश। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका फ्लेमिश। आंसर क्या आ जाएगा, फ्लेमिश आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। देखिए देखना ध्यान से, बोला गया है विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, कि भाई कौन सी दो भाषाएं हैं जो आमतौर पर बेल्जियम में यूज की जाती हैं, बेल्जियम में बोली जाती हैं। ऐसी कौन सी दो आम भाषाएं हैं जो बेल्जियम में बोली जाती हैं। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। एक तो क्या है, फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच, और डच एंड सिंगला या सिंगलीज। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज है जो कि कहां पर बोली जाती हैं, बेल्जियम में बोली जाती हैं। दो ऐसी लैंग्वेज का नाम आपको बताना है, बताइए। तो देखिए कुछ सोचा आपने, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बेल्जियम में दो सामान्य कॉमन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो देखिए कौन कौन सी हैं, फ्रेंच एंड डच। कौन कौन सी हैं, फ्रेंच एंड डच। तो दो ऐसी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, एक तो फ्रेंच हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी डच। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच एंड डच। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कंस्टिट्यूट मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। बोला गया है कि भाई ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक, मतलब मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, मतलब ज्यादा संख्या में कौन सा समुदाय रहता है। ब्रुसेल्स में मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, मतलब ज्यादा संख्या में कौन सी कम्युनिटी रहती है, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा समुदाय रहता है। देखिए इधर ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो बोला गया है कि भाई फ्रेंच बोलने वाले लोग, डच बोलने वाले लोग, जर्मन बोलने वाले लोग, और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए। अपना क्वेश्चन है कि भाई ब्रुसेल्स में ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा है, मतलब जब ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में है और वो किस लैंग्वेज का यूज करती है। अपना क्वेश्चन ये है, तो बताइए। तो मिला आपको आंसर, तो अपना आंसर हो जाएगा फ्रेंच स्पीकिंग। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, फ्रेंच बोलने वाले लोग। ठीक है, तो भाई अपन ने देखा कि ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी में कम्युनिटी रहती है वो किस लैंग्वेज का यूज कर रही है, वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज कर रही है, फ्रेंच भाषा का यूज कर रही है। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पावर शेयरिंग इज फॉलोड इन इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन करती है। ये पावर शेयरिंग में से है। ठीक है, तो बोला गया है कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द पावर शेयरिंग इज फॉलोड इन इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम, की भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। मतलब जो अपनी पावर शेयरिंग है इंडिया की पावर शेयरिंग किस सिद्धांत पर काम करती है, इंडिया की पावर शेयरिंग किस सिद्धांत पर काम करती है, आपको बताना है ये। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, मतलब जिसको अपन बोल देते हैं लंबवत शक्ति साझाकरण, एक सोशल पावर शेयरिंग एंड एक लिंग्विस्टिक पावर शेयरिंग एंड एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा राइट होगा। देखिए तो चला कुछ पता, तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या है भाई? वर्टिकल पावर शेयरिंग है, मतलब ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो कौन सा आएगा? वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बोला गया है कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। भाई लोकतंत्र में पावर शेयरिंग का इंपोर्टेंस क्या है? जो पावर शेयरिंग की हम बात करते हैं लोकतंत्र में, उसका इंपोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया गया है, इट इंश्योर स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन द कंट्री, कि ये देश में क्या करता है? स्टेबिलिटी एंड यूनिटी। इंश्योर स्टेबिलिटी एंड यूनिटी मतलब एकता को स्थापित करने का क्या करता है? इंश्योर करता है, मतलब यह पूरे देश में स्थिरता, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता और एकता, यूनिटी को इंश्योर सुनिश्चित करता है। कौन? पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में। आगे देखिए, इट अलाउज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्युनिटीज एंड इंटरेस्ट। और जो लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग क्या करेगा? यह सभी समुदायों को, जितनी भी कम्युनिटी होंगी उनको और उनके हितों को मतलब जितनी भी कम्युनिटी हैं उनके हितों के साथ उनको समान प्रतिनिधित्व देता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, इक्वल मतलब समान। क्या करता है कि भाई डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्या काम करता है? जितनी भी कम्युनिटीज होंगी, सेकंड वाला ऑप्शन बोलता है जितनी भी कम्युनिटीज होंगी उन कम्युनिटीजों को, उन कम्युनिटी मतलब उन समुदायों को समान रिप्रेजेंटेशन देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में, किसी इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप हो गया उसके हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है, मतलब पावर को रोकता है। डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग होता है वो किसी इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल ग्रुप के हाथों में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर सी ऐसा बोलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा कट गया है, मैं भी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि भाई ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है कि यार ये सभी राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी है क्या ये सभी सही हैं। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा है? आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? देखिए एक बार वो बताइए। तो मिला आपको कुछ? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस अबव। भाई ये सभी राइट हैं। क्या है? ये सभी राइट हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें पावर शेयरिंग क्या करता है? कम्युनिटी और उसकी यूनिटी को क्या करता है? स्थिरता देता है, मतलब उनके सभी जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, जितने भी उनके हित होते हैं उनकी रक्षा भी करता है। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें कि भाई ये पूरी कंट्री में एकता सुनिश्चित करता है, सही बात है भाई, यूनिटी बना करके रखता है। ठीक है, हमारे देश में भी है। आगे देखिए, अगर हम बात करें कि ये भाई किसी भी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है, मतलब कोई एक व्यक्ति या इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल ग्रुप उस सबके हाथ में पावर को जाने से रोकता है। सही बात है भाई, यहाँ पर पावर का क्या किया है? डिवाइडेशन ही तो किया गया है भारत में। ठीक है, तो उस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं? राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का क्या है? एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन, अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई एक संघीय सरकार की प्रणाली पावर हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल है। अ कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार, किसका एग्जाम्पल है? पावर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। तीसरा वो बोला गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, मतलब बोला गया है लोकल बॉडीज मतलब कि भाई स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन, आरक्षण सीटों के लिए वुमेन का। ठीक है, और बोला गया है नॉन ऑफ द अबव, कि भाई इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों ऑप्शन में से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल कौन सा होना चाहिए? बताइए आप। तो देखिए इन चारों में से, जैसे कि हमने देखा था जब लोकल बॉडीज पढ़ी थी, तो लोकल बॉडीज में देखा था कि यहाँ पर वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। लोकल बॉडीज में क्या किया गया है? महिलाओं के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा आंसर नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे, तो देखिए अगर बात करें विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज अडॉप्टेड इन बेल्जियम, कि भाई बेल्जियम ने किस टाइप की पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया? बेल्जियम ने किस टाइप की पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया है? बेल्जियम ने किस टाइप की पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया है? तो देखिए
फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, मतलब जो राजनीतिक होती है, राजनीतिक पावर शेयरिंग, सोशल पावर शेयरिंग, सामाजिक पावर शेयरिंग, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर, और इकोनॉमिक पावर शेयरिंग। तो जब आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, तो आपके स्कूल में आपको बताया गया होगा कि भाई इनमें से बेल्जियम ने किस प्रकार की, किस टाइप की पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया है। तो देखिए बेल्जियम ने जो पावर शेयरिंग अडॉप्ट की है वो कौन सी है, लिंग्विस्टिक पावर शेयरिंग है। वो कौन सी है, लिंग्विस्टिक पावर शेयरिंग है, मतलब भाषा के आधार पर पावर शेयरिंग को इसने क्या किया है, अडॉप्ट किया था। ये हुआ हमारा यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना है, इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द 2015 असेंबलीज इलेक्शन। बोला गया है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनी। मतलब भारत का ऐसा कौन सा यूटी है, भारत का ऐसा कौन सा यूटी है जिसमें 2015 के बाद कौन सी सरकार बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। कौन सी गवर्नमेंट बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार। ऑप्शन लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और एक है नन ऑफ द अबव। तो बोला गया है कि भाई इनमें से कौन सा होगा, लक्षद्वीप में कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी क्या 2015 के बाद, या पुदुचेरी में बनी थी, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बनी थी, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइए, लास्ट एमसीक्यू है अपना, ये राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा पुदुचेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। आंसर नंबर भी हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये हमने 10 इंपोर्टेंट एमसीक्यू किए हैं किस चीज के, पावर शेयरिंग के, चैप्टर नंबर फर्स्ट के 10th क्लास के। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए भी ये इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, 10 एमसीक्यू की बात की थी, 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने कर लिया। अब चलते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पर चलें तो एक क्वेश्चन ये है कि भाई आधुनिक लोकतंत्र में जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी जिसको बोलते हैं, कि कितने फॉर्म है, कितने उसके रूप हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक एक का अपने को क्या भी देना है, एग्जाम्पल भी अपने को देना है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी है हमारी एनसीईआरटी में, इसको कर लेते हैं हम सबसे पहले। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर दिए गए हैं। मतलब दो देशों के पावर शेयरिंग की बात की जा रही है, बेल्जियम की पावर शेयरिंग और श्रीलंका की पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर कुछ बयान दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये अपने को देखना है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला। देखिए बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो भाई बेल्जियम में जो डच भाषी लोग थे, बेल्जियम में जो डच लैंग्वेज का यूज करते थे जो कि मेजोरिटी में थे, ठीक है, ने फ्रेंच लैंग्वेज जो कि किस में थे, माइनॉरिटी में थे, पर अपना प्रभुत्व जमाने का क्या किया, प्रयास किया। तो ऑब्वियसली बात है, तो गलत है भाई, हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम आगे बात करें सेकंड वाला, सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। तो बोला गया है कि भाई दोनों यहाँ पे क्या है कि सरकार की जितनी भी पॉलिसियां थी जो सिंगलीज लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, जो कि मेजोरिटी में थे, उनका प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। सही, हमने ये भी देखा था कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे कि जो सिंगली लैंग्वेज का यूज कर रहे थे और वो मेजोरिटी में भी थे, तो सिंगली लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और मेजोरिटी में भी हैं, तो सरकार की जितनी भी पॉलिसियां आ रही थी अधिकतर उन्हीं के लिए आ रही थी। ठीक है, उस वजह से ये हो जाएगा अपना राइट, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अपनी संस्कृति मतलब कल्चर और भाषा को बचाने के लिए, लैंग्वेज को सेव करने के लिए, बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। कुल मिलाकर वही बात है, सही है भाई, श्रीलंका के तमिलों की तो प्रॉब्लम थी, उन्हीं को तो परेशानी थी, उन्हीं को तो प्रॉब्लम थी। तो श्रीलंका के तमिलों की डिमांड क्या थी भाई, श्रीलंका के तमिलों की डिमांड यही थी कि भाई वो क्या कर रहे थे, एक तो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को बचाना चाह रहे थे। वो क्या कर रहे थे, अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को बचाना चाह रहे थे। तो अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी लाने के लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी के अपॉर्चुनिटी अवसर के लिए श्रीलंका में जो तमिल लोग थे
उन्होंने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट की मांग की, संघीय ढांचे की मांग की, संघीय सरकार की मांग की, फेडरल गवर्नमेंट की मांग की, जिसमें पावर का डिवाइडेशन किया जाता है। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन सरकार लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। सही है भाई। जो टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में समझदारी करके एक टॉपिक आता है अपना फर्स्ट वाले चैप्टर में ही, तो आपने बहुत पढ़ा होगा। तो उसमें यही तो था कि भाई बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखा तो एक अपना नया संविधान बनाया था, अपन ने ये देखा था, ठीक है। तो बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, एकात्मक सरकार की जगह, मतलब उन्होंने एकात्मक सरकार को नहीं बनाया है, ठीक है, उन्होंने किसको बनाया, फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को लेकर के आए। मतलब वो एकात्मक सरकार को नहीं लेकर के आए, वो किसको लेकर के आए, फेडरल गवर्नमेंट को लेकर के आए, और मुल्क को भाषा के आधार पर, मतलब लैंग्वेज के आधार पर टूटने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, टूटने से उन्होंने बचा लिया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए हमारा ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, एंड ये भी हमारा राइट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो भाई देखो इसमें ये बता रखा है, मतलब ये तो हमारा गलत है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो ही जाएगा। उसके बाद ये राइट, ये नहीं आएगा हमारा। तो हमारा राइट कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं। इसमें ये राइट बता रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें आते हैं, एंड इसमें ये बता रखा है, ये बता रखा है, पर इसमें क्या है, ये वाला नहीं बता रखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आते हैं हम इसमें ये वाला राइट कर रखा है, ये वाला और ये वाला, इसमें तीनों कर रखे हैं, और ये हमारे तीनों की तीनों क्या है, राइट है। इसलिए हमारा जो मेन आंसर होगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे, ये जो पीछे दिए होते हैं एनसीईआरटी के। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लीजिए। देखो बोला गया है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। मतलब आपको यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी पावर शेयरिंग के बारे में कुछ बयान दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको इन पर विचार करना है। तो बोला गया फर्स्ट कि भाई सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या है, लाभकर है, मतलब प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल है। क्या है, प्रॉफिटेबल है। कि भाई सत्ता की साझेदारी डेमोक्रेसी के लिए, सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग, मतलब जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए प्रॉफिटेबल है, पहला ऑप्शन है। सेकंड वाला, इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। कि भाई इससे जो सोशल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, उनमें टकराव, कन्फ्लिक्ट कम होता है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी से, मतलब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो सोशल ग्रुप हैं उनमें कन्फ्लिक्ट कम होता है, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन है। एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन बोलता है कि पावर शेयरिंग से डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग होती है वो डेमोक्रेसी के लिए क्या होती है, प्रॉफिटेबल होती है। सही है भाई। हमारे यहाँ भी तो पावर शेयरिंग है, हमारे यहाँ भी पावर शेयरिंग है। जब हमारे यहाँ पावर शेयरिंग है तो क्या है, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग प्रॉफिटेबल है, राइट आंसर है। और सेकंड वाला बोलता है कि भाई इससे क्या है, जितने भी सोशल ग्रुप है उनमें टकराव, उनमें मतलब कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, राइट आंसर है, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं पावर शेयरिंग से, ठीक है। तो इनमें ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है। अब ये इसमें ये वाला राइट बता रखा है, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ये और ये राइट बता रखे हैं दोनों, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को एक मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये हमारे हुए यहाँ तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ये क्या हुए, हमारे एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यू ले लिए हमने। 10 एमसीक्यू की पहले हमने प्रैक्टिस की। 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद हमने एनसीईआरटी के पीछे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व किया है। तो चलिए अगर आगे देखते हैं हम, हमारे जो 2 क्वेश्चन बाकी है जिसकी हमने बात की थी, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फर्स्ट, अभी हम जो देखेंगे, अभी हम बात करेंगे इसकी, अभी हम किसकी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे इसकी। इसमें क्या पूछा गया है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछा गया है। कि क्या पूछा गया है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछा गया है कि भाई पावर शेयरिंग की फॉर्म क्या क्या है, मतलब पावर शेयरिंग किस टाइप से किया जाता है, और प्रत्येक का एक एग्जाम्पल भी देना है। और क्या करना है, प्रत्येक का एक एग्जाम्पल भी अपने को देना है। तो पहले अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले को आपको ही करना है, ये वाला आप करिए। अगर आपको ये नहीं आता है, मतलब आपको लगता है कि सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इस वाले को भी, तो इस वाले को भी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, पर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अभी
इस वाले की भाई फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। तो इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, अब आता है हमारा क्वेश्चन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और इसी नाम से क्या है हमारे टॉपिक भी है हमारी 10th क्लास की बुक में, इसी नाम से 10th क्लास की बुक में क्या है एक टॉपिक भी है। तो देखिए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म है, 4 फॉर्म है। कितनी फॉर्म है, 4 फॉर्म है पावर शेयरिंग की, ठीक है। तो पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म भाई, 4 फॉर्म है। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि भाई पावर शेयरिंग का एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, सेकंड फॉर्म बात करती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, एंड थर्ड बात करती है सोशल ग्रुप मतलब सामाजिक समूह के आधार पर, एंड फोर्थ नंबर की है जो हमारी बात करती है पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों के आधार पर, प्रेशर ग्रुप दबाव समूह के आधार पर, एंड मूवमेंट और आंदोलनों के आधार पर। तो देखिए पावर शेयरिंग की फॉर्म कितनी है टोटल, पावर शेयरिंग की फॉर्म है 4। कितनी फॉर्म है पावर शेयरिंग की टोटल, 4 फॉर्म है। 4 में से सबसे पहली जो है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहली कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है। एंड अगर बात करें सेकंड नंबर की कौन सी है, तो अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो वो वर्टिकल हो जाएगी। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो सामाजिक समूह सोशल ग्रुप के आधार पर, एंड फोर्थ नंबर की अगर बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट के आधार पर पावर शेयरिंग की फॉर्म आ जाएगी। पावर शेयरिंग की फॉर्म कितनी, 4 फॉर्म। कितनी फॉर्म, 4 फॉर्म, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट के आधार पर। अब देखिए अगर बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो ये भी कितने टाइप का, तो ये भी है अपने 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है अपना जुडिशरी। लेजिस्लेचर फर्स्ट, लेजिस्लेचर सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है अपना जुडिशरी। लेजिस्लेचर को बोलते हैं हिंदी में विधायिका, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका और जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको इसी चैनल पर एक क्लास मिलेगी जिसमें टॉपिक लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्गन, संघीय सरकार के अंग। इस टॉपिक को जब आप इसी चैनल पर आप जब क्लास ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्गन। तो वहां जाकर के आप इन तीनों के बारे में डिटेल से क्या कर सकते हो, जान सकते हो। नॉर्मली फ्री में यहाँ बता देता हूँ थोड़ी बहुत कि भाई लेजिस्लेचर क्या है, विधायिका क्या होगी, लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने का काम करेगी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के द्वारा बनने वाले कानून को लागू कराने का काम कौन करती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव करती है। और जुडिशरी क्या करती है, संविधान के नियमों की रक्षा करती है और जितने भी नागरिक हैं उनके नियमों की रक्षा करती है। और सबसे बड़ा हमारा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के भी कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, तो भाई 3 हैं। कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर बात करें एग्जाम्पल की, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के बारे में भी बात की थी कि भाई एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा देश प्यारा भारत, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी भी है, बहुत सही सिस्टम है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, और इसी को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसी को क्या बोल रहे हैं, इसको भी क्या बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट, इसको भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, इंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होती है, मतलब पूरे देश के लिए होती है एक सरकार, और एक सरकार रीजनल लेवल पर होती है। एक सरकार तो इंटायर लेवल पर होती है और एक सरकार क्या होती है, रीजनल लेवल पर होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा यूएसए। एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूएसए हमारा एग्जांपल हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो पहले हमने देखा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड हमने देखा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो सामाजिक समूह के आधार पर पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अगर पावर शेयरिंग की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, सामाजिक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर बनने वाले, और एक लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर बनने वाले, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बेल्जियम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बेल्जियम हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हमने पहले अभी हमने 3 देख लिए, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल देख लिया, एंड हमने सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देख लिया है। अगर हम 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर का हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट के आधार पर। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप मतलब दबाव समूह, और मूवमेंट मतलब आंदोलनों के आधार पर। तो इनमें क्या होता है कि ये जितने भी हैं ये तीनों,
राजनीतिक पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट, ये क्या करते हैं, ये सरकार को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, सरकार को कंट्रोल भी करते हैं यही, और यही सरकार को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। यही तीनों सरकार को क्या करते हैं, मूवमेंट मतलब आंदोलन, यही सरकार को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और यही क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो हमने पावर शेयरिंग के चारों फॉर्मों को देख लिया है। देखिए, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जांपल हमने इंडिया लिया है, वर्टिकल पावर शेयरिंग का एग्जांपल हमने यूएसए लिया है, और सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग का एग्जांपल हमने क्या लिया है, सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग का एग्जांपल हमने लिया है बेल्जियम। एंड अगर बात करें हम लास्ट वाले पावर शेयरिंग की, तो वो कौन सा है, वो क्या है, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग आधार पर हो जाएगा, और अगर बात करें तो मूवमेंट के आधार पर हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर ग्रुप के आधार पर हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है क्या, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का कंप्लीटली एमसीक्यू प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चनों का डिस्कशन कंप्लीट, ठीक है। तो ये 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीटली डिस्कशन हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, एंड अगर कहीं आपको मिस्टेक लगती है तो जरूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं आने वाली जो भी क्लासेज होंगी उनमें उस चीज़ का ध्यान रखूं। और बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के एस सर। धन्यवाद।